हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना सिखाया था ओपन और क्लोज सरफेस के थ्रू। आज आप हेडिंग लगाएंगे गॉस लॉ। क्या हेडिंग लगाना है आपको? गॉस लॉ हेडिंग लगाना है। तो सबसे पहले हम इस लॉ को लिखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे क्या कहता है। तो गॉस लॉ का यह स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स फॉर्म करेगा, फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स उसमें बंद आवेश इंटू 1/ε0 के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम पहले लिख लेते हैं। द टोटल फ्लक्स, द टोटल या नेट फ्लक्स थ्रू a closed net flux through a closed surface is equals to 1 by epsilon times q enclosed। 1/ε0 टाइम्स q enclosed। देखिए, फ्लक्स को हम लोग इस सिंबल से यानी फाई से डिनोट करते हैं, और गॉस लॉ का कहना है, या गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से वो होगा क्यू इनक्लोज्ड, मतलब बंद आवेश, बंद चार्ज, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। ये बंद आवेश या बंद चार्ज किस में होना चाहिए? तो जिस बंद सरफेस से आप फ्लक्स निकाल रहे हैं उसके अंदर में कितना आवेश बंद है उसके अंदर में है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता है क्या? टोटल फ्लक्स। ठीक है, ये अगर स्टेटमेंट को आप लिख लिए हैं तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं कि क्या ये जो टोटल फ्लक्स है, नेट फ्लक्स है, जो नेट फ्लक्स है क्यू इनक्लोज या एप्सिलॉन नोट का इक्वल होता है या नहीं। ठीक है, आप अगर नोट कर लिए हैं तो ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक स्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं? स्फीयर। और इस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज क्यू अज्यूम करते हैं। आर रेडियस का हमने एक स्फीयर लिया और इसमें हमने बंद कर दिया एक क्यू चार्ज को। ये इसके सेंटर पे है, एकदम कहाँ पे है? इसके सेंटर पे है, स्फीयर के सेंटर पे है। ठीक है, मान लेना है ये स्फीयर है आर रेडियस का, ये आर रेडियस का है। तो हम इससे बनने वाला फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या? टोटल फ्लक्स हम निकालना चाह रहे हैं कि क्या हमने गॉस लॉ में जो नेट फ्लक्स पढ़ा है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट जो आ रहा था वो सही है या नहीं। ठीक है, ये इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज हमने अज्यूम किया है। अब इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा? तो प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल, बंद सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल निकलता है। तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ इस तरीके से निकलेगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ, और सरफेस के नॉर्मल होगा। सरफेस से कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, और बाहर की तरफ होगा। क्या? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हमें अगर टोटल फ्लक्स चाहिए, क्या चाहिए? टोटल फ्लक्स चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ ढेर सारा फील्ड लाइंस है, यहाँ पे एक छोटा सा हम एरिया अज्यूम करेंगे डी ए, तो इसके कारण भी फ्लक्स बनेगा क्योंकि इस छोटे से एरिया से भी फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस ऐसे है, और एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं? तो एरिया वेक्टर हम लोग लेते हैं, ये सरफेस ऐसे है, सरफेस के नॉर्मल लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। हर जगह पे जो हम छोटा सा एरिया बनाएंगे उसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ भी छोटा सा अगर हम सरफेस अज्यूम किए तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर थीटा या एंगल हम देखें तो एंगल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहीं भी आप एरिया एज्यूम करिए, यहाँ भी एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा डी ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। अब अगर टोटल फ्लक्स चाहिए, क्या टोटल अगर फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, सभी फ्लक्स को ऐड करेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस डॉट डॉट φn, ठीक है। या हर छोटे छोटे डीए सेगमेंट से जो फ्लक्स बनेगा वो तो बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीए इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा cos 0। ये होगा आपका एक छोटे से सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। अब इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने का मतलब इतना छोटे छोटे सभी फ्लक्स को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो इधर राइट साइड में हमें क्या मिल गया, टोटल फ्लक्स। और ये जो है हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी ए कॉस 0 का वैल्यू 1। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ऐसा क्यों, तो जो कांस्टेंट चीज है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि क्यू चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे हर जगह ये जो हम सरफेस अज्यूम किए हैं वो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो आर कांस्टेंट हो गया, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसके सरफेस पे क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्वल होगा। तो ये कांस्टेंट है या इक्वल है, तो इसको हम बाहर कर लिए। फिर क्या करेंगे, सभी एरिया को ऐड करेंगे, ये इसके बगल में छोटा छोटा ढेर सारा एरिया वाला एलिमेंट बनेगा, और सबको जब ऐड कर दीजिएगा तो ये टोटल स्फीयर का, ठीक है, स्फीयर का टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई इंटू ए, जहाँ ये क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हमें मिला टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस क्यू चार्ज के कारण इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ई, और ए क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम आर डिस्टेंस पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसके सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ कहीं भी लिखिएगा तो यही आएगा, इंटू स्फीयर का एरिया, और ये होता है 4πr²। देखिए 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो बचेगा क्या, ऊपर में q और नीचे में ε0, ठीक है। टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q0 इंटू 1/ε0, यही ना मिला। और हमने यही पढ़ा भी है गॉस लॉ में। गॉस लॉ क्या कहता है कि अंदर में जो बंद आवेश है उतना इंटू 1/ε0 के बराबर होता है टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स हमने ये क्लोज सरफेस से निकाला, इसके अंदर में क्यू चार्ज को बंद कर रखा था, तो ये बंद आवेश इंटू 1/ε0 के बराबर मिला है। मतलब जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है कि किसी भी बंद सरफेस के द्वारा, ठीक है, जो फ्लक्स का वैल्यू होगा, नेट फ्लक्स का जो वैल्यू होता है अंदर में बंद आवेश डिवाइडेड बाई ε0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर हम पढ़ेंगे इसके आगे कि अगर हम आवेश को अंदर न रख करके बाहर रखें तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। नोट कर लीजिए। अगर हम चार्ज को किधर रख रहे हैं, आउटसाइड रख रहे हैं, किसके आउटसाइड, क्लोज सरफेस के। यहाँ पे हमने क्लोज सरफेस बना लिया,
और आवेश को अभी अंदर रखे थे, ठीक है। और देखिए जो हमने ये फ्लक्स पढ़ा था गॉस लॉ में, बिल्कुल वही आता है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, क्यू को बाहर रख रहे हैं और एक क्लोज सरफेस बना लिया। तो इस क्यू से ढेर सारा फील्ड लाइंस निकलेगा, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ इससे होकर के ऐसे पास करेगा, ऐसे, समझ गए। ठीक, तो अब हम इस बंद सरफेस से, ये क्लोज सरफेस से हम फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो देखिए नेट फ्लक्स हम लोग कैसे फाइंड करते थे, या फ्लक्स का वैल्यू हमने निकालने के लिए सीखा था। क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू ए या ई इंटू डी ए, यही लिखिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा एरिया डी एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर बनेगा वो तो ऐसे बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे है, ऐसे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है दोनों के बीच, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, और यहाँ पे जब हम एक एरिया एज्यूम करेंगे तो एरिया तो ऐसे होता है नॉर्मल, रेडियली आउटवर्ड। कैसे हम एरिया लेते हैं क्लोज सरफेस में, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे φ1 φ2 जो φ3 है, ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इंटर कर रहा है उस सब के कारण जो फ्लक्स का वैल्यू बनेगा वो क्या हो रहा है, निगेटिव फ्लक्स दे रहा है। क्या दे रहा है, निगेटिव फ्लक्स दे रहा है। और फील्ड लाइंस जहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा, ये देखिए आपका इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर डी ए इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये, दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर हम बोलें फ्लक्स 4 फ्लक्स 5 और यहाँ पे फ्लक्स 6, तो ये जो है फ्लक्स 4 जो है पॉजिटिव मिला, फ्लक्स 5 जो है पॉजिटिव मिला, फ्लक्स 6 का वैल्यू पॉजिटिव मिला। मतलब ऐसे ही जो फील्ड लाइंस निकल रहा है इससे, इस क्लोज सरफेस से निकलता हुआ जो अपीयर हो रहा है, उसके वजह से जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव है। और नेट फ्लक्स अगर हम फाइंड करेंगे फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस डॉट डॉट φn करेंगे, तो जो टोटल फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि गॉस लॉ से हम लोग पढ़े हैं कि ये होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट। अंदर में बंद चार्ज क्या है, 0, इसलिए नेट फ्लक्स क्या होता है, 0। अगर कोई चार्ज बाहर रखते हैं, उसके वजह से अगर हम फ्लक्स फाइंड करने जाएंगे किसी क्लोज सरफेस से, तो नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 आता है। और उसका कारण क्या है कि फ्लक्स फाइंड करते समय जितना भी फील्ड लाइंस जो इंटर करता हुआ अपीयर होगा क्लोज सरफेस में, उसके कारण जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव फ्लक्स फॉर्म करता है। और निकलता हुआ जो फ्लक्स है, यहाँ पे निकलता हुआ जो फील्ड लाइंस है उसके वजह से फ्लक्स पॉजिटिव फॉर्म करता है। और सबका सम करेंगे ना तो ये 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग इससे भी पढ़े हैं, गॉस लॉ से भी पढ़े हैं कि इनक्लोज में एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता है। अंदर में जब आवेश ही नहीं है तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। आपसे ये पूछ सकता है कि क्या किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर में जब हम आवेश को रखते हैं तो टोटल फ्लक्स तो 0 होता है, बट इंडिविजुअली क्या फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है, तो नहीं। इसके कारण जो फील्ड लाइंस एंटर करता है ना, तो एंटर करता हुआ फील्ड लाइंस के कारण यहाँ पे निगेटिव फ्लक्स फॉर्म किया है, और निकलते हुए फील्ड लाइंस के कारण पॉजिटिव फील्ड फ्लक्स फॉर्म किया, जिसकी वजह से
जो टोटल फ्लक्स का वैल्यू है वो 0 आ गया है। समझ गए? तो यहाँ पे फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करता है, फ्लक्स भले 0 हो जाए, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है, एंटर कर रहा है, आउट हो रहा है, बट फ्लक्स का वैल्यू 0 है। ठीक है, जब हम सम करते हैं तो 0 आ जाता है। वहीं अगर अंदर और बाहर दोनों हम अगर रख करके देखें, बाहर में तो है ही, अंदर में भी अगर रख दें तो ये अब 0 नहीं होगा, क्यू बाई एफ साइलेंट नोट हो जाएगा। ठीक है, वो भी केस हम आपको डिस्कस करके दिखाते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। अब जो है चार्ज बाहर में भी है और इनसाइड भी है, अंदर में भी रखे हैं, इनसाइड भी है, अंदर में भी एक क्यू चार्ज हमने रखा है इसके सेंटर पे। अब हम फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे, टोटल फ्लक्स। तो एक तो फ्लक्स हमने अज्यूम किया था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn, ये आउटसाइड जब चार्ज रखे हैं उसके वजह से ये फ्लक्स फॉर्म किया है। अब इनसाइड भी रखे हैं तो इसको हम Q1 डैश अज्यूम कर लेते हैं, Q2 डैश डॉट डॉट Qn डैश। एक आवेश अंदर रखे हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हम फ्लक्स 1 बोले हैं, यहाँ पे फ्लक्स 1 बोले हैं। तो इसके वजह से जो फील्ड लाइंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा ना, ऐसे एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा ना, ये पॉजिटिव फ्लक्स देगा, ये भी φ2, यहाँ पे भी देखिए एरिया वेक्टर ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी इस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर ही होगा, E2, और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। इस वजह से भी फ्लक्स जो है φ2 डैश, E2 के कारण जो फ्लक्स बनेगा, E2 के कारण जो फ्लक्स बनेगा ये φ2 डैश, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये सारा क्या होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो जब टोटल फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए ये बाहर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का वैल्यू होगा वो तो 0 होगा, और ये अंदर के कारण चार्ज जो अंदर है उसके वजह से जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो ये टोटल फ्लक्स का वैल्यू देगा Q बाई एप्सिलॉन नोट। समझ गए? Q टोटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नोट, मिल करके Q बाई क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट आएगा। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछेगा कि अगर आवेश अंदर है या बाहर है, ठीक है, दोनों केस में क्लोज सरफेस के अंदर में भी आवेश है और बाहर में भी है चार्ज, तो उस केस में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करते हैं, फ्लक्स निकालते समय हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, इधर इंटीग्रेशन करेंगे मतलब टोटल फ्लक्स हमें मिल जाएगा, और राइट साइड में लिखते हैं Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये जो फ्लक्स आता है ये तो आता है इनसाइड के कारण, किसके कारण आता है, इनसाइड के कारण आता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या सिर्फ इनसाइड के कारण है या दोनों के कारण है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होता है ना, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहा है, अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं ये होता है बोथ ड्यू टू इनसाइड, मतलब चार्ज ड्यू टू इनसाइड प्लस आउटसाइड। समझ गए? अंदर में चार्ज होने की वजह से भी और बाहर में भी चार्ज होने की वजह से यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम एज्यूम करते हैं लेफ्ट साइड में फ्लक्स फाइंड फॉर्म करने के लिए, ठीक है, फ्लक्स फाइंड करने के लिए। बट राइट साइड में जो फ्लक्स का वैल्यू होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट में जो Q यूज करते हैं ये सिर्फ अंदर वाला होता है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं।
जब गॉस लॉ जब हम पढ़े हैं, तो गॉस लॉ का जब हम अप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, और गॉस लॉ का यूज़ करके जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो एक आसान तरीका होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पहले भी हम सीखे हैं, लेकिन अगर गॉस लॉ का यूज़ करते हैं तो आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम अप्लीकेशन करेंगे ना गॉस लॉ का, तो हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। क्या? गॉसियन सरफेस। तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते समय क्या क्या, मतलब जो सावधानियां हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा, वो हम एक सीक्वेंस वे में हम लिखवा देते हैं वो चीज़ को। और गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस कब हम ड्रॉ करेंगे? जब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो एप्लीकेशन करते समय हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है? गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो एक इमेजिनरी सरफेस होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है जो हम अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं, कितने रेडियस का होना चाहिए, कितना उसका साइज होना चाहिए। ये इमेजिनरी सरफेस आप अपने हिसाब से ड्रॉ करिए, जितना साइज का आपको सरफेस चाहिए या जिससे आपका काम हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं वो सिमेट्रिक होना चाहिए। समझ गए? जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के बाहर में एक हम सरफेस ड्रॉ करेंगे, पॉइंट चार्ज को बंद करेंगे, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर। तो जब हम पॉइंट चार्ज को बंद करेंगे तो पॉइंट चार्ज से सरफेस का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखिएगा, द गॉसियन surface should be symmetric। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं ये सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, और ये चार्ज अगर है तो चार्ज से अगर बराबर डिस्टेंस पे ये सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रहे कि ये सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड should be constant at each point on the sphere। ठीक है। जब आप सरफेस ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लाइन है, यहाँ पे जब छोटा सा सेगमेंट लेंगे तो एरिया वेक्टर जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो कोशिश ये होना चाहिए कि यहाँ पे अगर किसी एक पॉइंट पे एंगल बिटवीन जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो अगर जीरो आया है तो हर पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर वही मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर शुड बी सेम एवरीवेयर ऑन द पॉइंट। द एंगल बिटवीन electric field and should be, हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और लास्ट में एक पॉइंट और जोड़ लीजिए कि जो सरफेस ड्रॉ करें वो केयरफुल होकर के ड्रॉ करें। ऐसा ना हो कि जो सरफेस है वो पॉइंट चार्ज से या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मान लीजिए
कि ये एक लाइन चार्ज है, इसी से सरफेस क्रॉस कर जाए, मतलब सरफेस जो है वो पॉइंट चार्ज से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से पास नहीं करना चाहिए। मीन्स द गॉसियन या द सरफेस लिखिए should not pass through that charge, लिख लीजिए that charge, मतलब जिस चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं उससे पास न कर जाए। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते समय ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद हम सीखेंगे इसका एप्लीकेशन, उससे पहले इस पे बेस जो न्यूमेरिकल होगा वो करवाएंगे। तो आज हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।